नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। एक पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। अक्सर हम देखते हैं कि सरकारें सुस्त रफ्तार से काम करती हैं और इसी तरह से जो सुस्त रफ्तार से काम करने वाली सरकारें जब कोई बड़ा फैसला लेती हैं तो हम कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर ये देरी जो होती है, अगर वो इतनी देरी हो जाए कि उस देरी के चलते कुछ लोगों की जान चली जाए, तो शायद ये कहना उचित नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तब शायद ये जरूर कहना चाहिए कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जी हां, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आज हम जो मुद्दा उठाने वाले हैं वो इन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल फरवरी 2014 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद संसद ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो बिल है उसको पारित किया था और मई 2014 में राष्ट्रपति की सहमति भी इस पर हो गई थी। लेकिन मई 2014 से लेकर आज, जबकि हम अगस्त के महीने में हैं, अगस्त 2014, आज तक इस कानून के रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं और इसका नुकसान, इसका खामियाजा जो पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आरटीआई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब संसद ने इस बिल को पारित किया और जब राष्ट्रपति की सहमति हुई, उसके बाद से लेकर अब तक 3 आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हो चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हो रही हैं और सरकार की तरफ से रूल अब तक फ्रेम नहीं किए गए हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आज हम यही सवाल उठाएंगे कि देरी दरअसल क्यों है और इस देरी के कारण क्या खामियाजा उठाना पड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इसी से जुड़ी रिपोर्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि दरअसल ये बिल कितने संघर्षों के बाद आया था, कैसे पारित हुआ और अब इस पर क्या स्टेटस है। इससे जुड़ी इस रिपोर्ट को देखते हैं। देश में सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। इससे पहले ही भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले सत्येंद्र दुबे की हत्या 2003 में कर दी गई थी और 2002 से ही भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों को सुरक्षा देने के लिए विसल ब्लोअर कानून की मांग उठनी शुरू हो गई थी। यहां तक कि आरटीआई कानून बनाने के दौरान भी विसल ब्लोअर की सुरक्षा की मांग उठी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। देश में आरटीआई लागू होने के बाद देखते ही देखते इन 8-9 सालों में एक एक करके सूचना के रणबांकुरों को मौत के नींद सुला देने की सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज भी जारी है। अब तक देश में लगभग 40 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 13 जनवरी 2010 को पुणे, महाराष्ट्र में लैंड माफियाओं ने आरटीआई कार्यकर्ता सतीश शेट्टी की हत्या कर दी। 11 फरवरी 2010 को आरटीआई एक्टिविस्ट विश्राम लक्ष्मण डोडिया को अहमदाबाद, गुजरात में मार दिया गया। 14 फरवरी 2010 को आरटीआई कार्यकर्ता शशिधर मिश्र की हत्या कर दी गई। 26 फरवरी 2010 को आरटीआई एक्टिविस्ट अरुण सावंत को थाने में हत्या हो गई। इसी बीच विसल ब्लोअर कानून की सामाजिक संगठनों ने मांग की और इसके लिए अलग अलग संगठनों ने मिलकर आंदोलन शुरू की। सरकार ने सूचना के सिपाहियों की हो रही आए दिन हत्याओं को देखते हुए विसल ब्लोअर कानून संसद में पास कर दिया और उस पर राष्ट्रपति ने अपना मुहर भी लगा दिया। लेकिन सरकार ने अब तक विसल ब्लोअर कानून के नियम नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से विसल ब्लोअर कानून लागू नहीं हो पा रही है। और चिंता की बात यह है कि विसल ब्लोअर कानून पास हो जाने के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में 3 आरटीआई के सिपाहियों की हत्या हो चुकी है। कांग्रेस कटिबद्ध थी करप्शन से लड़ने के लिए और इसलिए उसने विसल ब्लोअर्स एक्ट पास कराया था। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने तब टेबल होने में उसको बहुत परेशानी आई थी उस बिल को, और इसको जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। और सरकार अगर इसे कानून नहीं बनाती है तो कहीं ना कहीं उसकी कमिटमेंट करप्शन से लड़ने के लिए नहीं है, इस बात को मोहर लगेगी। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल संसद में 26 अगस्त 2010 को पेश हुआ। संसद ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 16 सितंबर 2010 को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 9 जून 2011 को
संसद को सौंपी। लोकसभा ने 11 दिसंबर 2011 को विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल को पास कर दिया। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल 21 फरवरी 2014 को राज्यसभा में भी पास हो गया और 9 मई 2014 को विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल कानून बन गया। लेकिन अब तक विसल ब्लोअर कानून के नियम नहीं बने हैं, जिससे ये कानून लागू नहीं हो पा रहा है। देश 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया जा रहा है। ऐसे में क्या हमें सूचना के उन शहीद सिपाहियों को भी याद करना चाहिए जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए? सवाल उठता है कि सरकार कब विसल ब्लोअर कानून को नियमबद्ध करेगी, जिससे इन आरटीआई सिपाहियों को सुरक्षा मिले। विसल ब्लोअर एक्ट पहले पास हुआ है, उसके नियम बनने हैं और जल्द उसके नियम बनेंगे, क्योंकि विसल ब्लोअर एक्ट देश की मांग थी और उसका नियम भी जल्द बनाने की कोशिश होगी। हमारी सरकार उसमें पहले भी हम लोगों ने जब विपक्ष में रहते हुए भी इस विषय को उठाया था। आज हम सरकार में हैं और हम इस पक्ष में हैं भारतीय जनता पार्टी की विसल ब्लोअर एक्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। विसल ब्लोअर कानून कितना प्रभावी होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भ्रष्ट तंत्र पर इसका असर और आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से देश भर में उन तमाम सूचना के सिपाहियों को ताकत मिलेगी जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते हैं। सूचना के सिपाहियों पर हमले की बात हो या उनकी हत्याएं का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विडंबना देखिए कि सरकार पहले से ही विसल ब्लोअर एक्ट न सिर्फ पास कर चुकी है बल्कि राष्ट्रपति का मुहर भी लग चुका है, लेकिन नियम न होने की वजह से वो जमीन पर लागू नहीं हो पा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस पर जल्दी से जल्दी काम कर करके अच्छा नियम बनाए ताकि आरटीआई एक्टिविस्टों की जान माल की सुरक्षा हो सके। दिल्ली से विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। और ये हमारी रिपोर्ट थी और हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं, परिचय करा दूं। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज हैं। अंजलि भारद्वाज जी एनसीपीआरआई से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई को लेकर काम कर रही हैं। और अंजलि भारद्वाज और कई आरटीआई एक्टिविस्टों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है और खत लिखकर उनसे गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द इन फ्रेज इसको ये जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून है इसके नियमों को जल्द से जल्द इसको फ्रेम करें। अंजलि जी, ये आपको लग रहा है कि संघर्ष हमने कुछ महीने पहले जब ये कार्यक्रम किया था आप लोग बहुत खुश थे, आपको लगा था कि संसद ने अब सहमति दे दी है, राष्ट्रपति की सहमति हो गई है, पर अभी आपको थोड़ी निराशा हो रही है क्योंकि इसमें रूल्स फ्रेम होने में देरी हो रही है? देखिए अशोक जी, ये जो कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है क्योंकि उन लोगों की सुरक्षा के लिए बना है जो देश में भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जो अनियमितताओं को उजागर करते हैं जिससे कि देश सही से चल सके। ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए इस कानून को आने में पहले तो बहुत समय लगा। 2002 से इस कानून की मांग हो रही थी, 2014 में जाके कहीं ये पारित हुआ। 12 साल लगे। 25 दिन तक लगातार विसल ब्लोअर्स जिनकी हत्या करती गई थी उनके परिवार, तमाम एक्टिविस्ट बैठे रहे संसद के बाहर, पार्टियों के दफ्तरों के बाहर कहने के लिए कानून चाहिए। जब ये कानून पारित हुआ उसके बाद प्रेसिडेंशियल असेंट में टाइम लगा, पर हमें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इसको लागू करा दिया जाएगा, इसका क्रियान्वयन होगा। पर अभी तक इसके जो नियम हैं वो नहीं बन पाए हैं। रूल्स प्रोमलगेट ना होने के कारण आज भी ये कानून ठप पड़ा है और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो तमाम शिकायतकर्ताओं पे, विसल ब्लोअर्स पे आ रहा है। हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों में ही 3 या 4 लोगों की हत्या भी हो चुकी है। यूपी में, बंगाल में ऐसे केसेस हैं जहाँ पे विसल ब्लोअर्स जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, आरटीआई जो सूचना के अधिकार के तहत एप्लीकेशन लगा के उन्होंने सरकार में हो रही भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उनकी हत्याएं कर दी गई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके जो नियम है वो बनाए जाए क्योंकि बगैर नियम के ये कानून क्रियान्वित नहीं होगा और उसके बिना
हर महीने हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार वो लोग जो अपनी जान को जोखिम में डाल के इस लोकतंत्र को सही से चलवाना चाहते हैं, उनकी जान को खतरा बना रहता है और उनकी हत्या होती रहती है। हमने इस रिपोर्ट में देखा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में खत लिखा है, डीओपीटी और साथ साथ जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं उनको आपने खत लिखा है। आपने इससे पहले जो पूरा संघर्ष हुआ था उसमें आपने लगातार मीटिंग्स की थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से, और तब जाकर ये संसद में इसको सहमति मिली थी। आपको लगता है इस तरह की मुहिम एक बार फिर से शुरू करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी उम्मीद यही है कि अभी जो मौजूदा सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी सरकार हर कदम उठाने के लिए तैयार है जो भ्रष्टाचार विरोधी हो। तो उसमें विसल ब्लोअर की जो प्रोटेक्शन है उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। हमारी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द, हमने आकर्षित किया है उनका ध्यान इस ओर कि ये अभी नियम बने नहीं हैं। हमारी उम्मीद है कि वो बगैर अब एक लंबे संघर्ष के ये नियम बन जाएंगे। यदि नहीं बनेंगे तो कोई भी विकल्प नहीं है, लोगों को फिर से जाकर एक संघर्ष करना पड़ेगा। पर मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही अन्याय होगा लोगों के साथ में, क्योंकि जो लोग सामने आकर ये जोखिम उठा रहे हैं, और आज हम देखें हमारे देश में जब से सूचना का अधिकार कानून आया है तब से केवल वो लोग जो सरकार के अंदर हैं उनके पास सूचना नहीं है भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। आज हर आम इंसान के पास, नागरिक के पास इस देश में सूचना है जिसके बिना पर वो भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। उन सबको प्रोटेक्शन की जरूरत है, और ये कानून जो बना है वो अच्छा है बहुत तरीकों से, और इसको अब क्रियान्वित अगर नहीं किया जाएगा तो जरूर मुहिम होगा। पर उम्मीद यही है कि इसको तुरंत इसके रूल्स बनाए जाए। हमारे साथ चंद्रमोहन जी की पत्नी सविता शर्मा जी हैं, जो कि अपने पति के मरहूम पति को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। और मैं सविता जी आपसे पूछूंगा, आप भी हमारे कार्यक्रम में जब ये पूरा हुआ था, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जब बन गया था, तब आप हमारे कार्यक्रम में आई थी और हमने चंद्रमोहन जी की जो मौत हुई थी, उनकी जो दुखद हत्या हुई थी, उसके बारे में संदर्भ में बात किया था। तब आपने कहा था कि मैं संघर्ष करूंगी, और पुलिस ने आपको कुछ भरोसा भी दिलाया था। अब तक इस पूरे मामले में क्या प्रगति हुई है? क्या आपको लग रहा है इंसाफ आपको मिल पाएगा? 2 महीने तक तो वो लोग डर की वजह से गांव छोड़ के चले गए थे, लेकिन आज वो वैसे ही सीना तान के सामने खड़े हुए हैं। जो लोग आरोपी थे, जिनको आपको शक है, वो लोग फिर से गांव में आ गए, आप कह रही हैं, और पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही आपको? पुलिस प्रोटेक्शन की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि मैं अकेले बार बार थाने जाती हूँ, अब कोई है तो है नहीं, बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, घर का काम भी करना होता है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, और उस बीच में मैं थाने जाती हूँ, उन लोगों को कॉल करती हूँ, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। यहाँ तक कि मीडिया वाले कुछ भाई हैं, मैं कहती हूँ भाई आप जा रहे हो तो एक बार एसपी से पूछ लेना कि हमारी जांच कहाँ तक गई है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज कराई थी, आज तक उनके घर पुलिस नहीं गई है, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस केस को खोलेंगे। क्यों ऐसा बार क्यों ऐसा कर रही है पुलिस का रवैया? ऐसा क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि पुलिस उनको बचा रही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि आज तक छोटी सी अगर चोरी हो जाती है तो पुलिस वहां के खड़ी हो जाती है, उसको पकड़ के ले जाती है। यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है, मैंने उनको बोला कि आपके जहां भी जांच जा रही है, जो भी आपको मुझसे कुछ भी अगर चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप मुझे आधी रात पे कॉल करिए, मैं आपको वहां पे खड़ी हुई मिलूंगी। मैं उनके साथ हूँ, लेकिन वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं इससे पहले कि मैं सविता जी के साथ जो हुआ, मैं अंजलि जी से फिर रिएक्शन लूंगा कि अगर ये कानून इंप्लीमेंट हुआ होता, क्रियान्वित हुआ होता, तो क्या वास्तव में फर्क आता? उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि दिलचस्प बात है ये, और ये शर्मनाक बात है कि ये जो 3 आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हुई, ये तीनों आरटीआई एक्टिविस्ट उत्तर प्रदेश में इनकी हत्याएं हुई हैं, हापुड़ में, मेरठ में, ग्रेटर नोएडा में। तो ऐसा दरअसल उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है बार बार? इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्याएं हो चुकी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता जो संघर्ष करते हैं, जो जानकारी मांगते हैं, उनको जानकारी नहीं दी जाती। ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? हमारे संवाददाता संतोष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, कानून बने वो एक अलग विषय है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तीनों जो हत्याएं हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई, और जैसा सविता जी कह रही हैं कि पुलिस उनको बार बार सिर्फ दिलासा देती है, या यूं कहें कि झांसा देती है, कहती है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ कार्रवाई अब तक नहीं हो रही। ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों दिखता है? देखिए अशोक जी, हम आज विसल ब्लोअर एक्ट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही शोचनीय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल 12 अक्टूबर 2005 को जब एक कानून आया, तब से अब तक पूरे देश में 40 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है।
महाराष्ट्र जिसमें नंबर 1 पे है, दूसरा नंबर जो है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगर अभी हाल ही में 3 हत्याएं हुई हैं 3 महीने के अंदर में, इससे पहले अब तक 9 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। कुछ दिन पहले अखबारों में खबर आई थी कि बनारस में अस्पताल के अंदर आरटीआई कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, क्योंकि उसने मनरेगा का जो करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ था, वो आरटीआई लगाकर खुलासा कर रहा था। तो जो वहाँ के प्रधान थे और कई लोग जो थे, उन्होंने मिलकर अस्पताल के अंदर जाकर उस आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मार दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी की हत्या हो जाती है, उसके बाद पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जो जांच होती है वो पुलिस उसमें नाकाम रहती है, वो टाल मटोल करती है। जो पीड़ित के घर के लोग होते हैं, जिसकी हत्या हुई, उसके परिवार के जो लोग होते हैं, उनको सिर्फ थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी एसओ नहीं मिलता, कभी एसएसपी के थाने में उनको बार बार जाना पड़ता है। एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, एक आईपीएस अधिकारी है। मैं इससे पहले क्यों जो आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है क्या ये पॉलिटिकल रीजन से है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर काम नहीं कर रही है, हमने उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, जो आरटीआई के लेकर जो समस्या है, उस पर लगातार हमने इस पर पहले भी कार्यक्रम किए थे, और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि वहां पर जो पुलिस है वो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि पंगु हो गई है, क्योंकि शायद राजनीतिक हस्तक्षेप वहां पर ज्यादा है। क्या ये कारण है, या फिर आपको दूसरे भी कारण दिखाई देते हैं कि पुलिस सुधारों की तरफ बढ़ना चाहिए? दरअसल जो बड़े सवाल हैं वो, या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल राजनीतिक हस्तक्षेप है, उसकी वजह से पुलिस काम नहीं कर पा रही? देखिए, कई कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण ये जरूर है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन पुलिस सुधार की भी जरूरत है। हमारे एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, वो आईपीएस अधिकारी भी हैं उत्तर प्रदेश में, और वो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने जॉब के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ वो सामाजिक काम भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी है वो सिर्फ अपनी नौकरी ही करेगा, वो कोई दूसरे, चाहे वो आरटीआई नहीं लगा सकता जी, वो सामाजिक कार्य नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी क्या मंशा है, वो कानून को लेकर कितनी सजग है, और इसके साथ ही साथ पुलिस को लेकर, पुलिस एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है अपराध को रोकने में और उसको कमजोर करने में। लेकिन जब पुलिस ही नहीं सहयोग करती है तो बाकी जो जिनके साथ हादसा हुआ है वो कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल हुआ। अमिताभ ठाकुर की आप बात कर रहे थे, और अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश में के अधिकारी हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब ये कहा, हालांकि उनका जो रूल बुक है वो ये कहती है कि वो सामाजिक कार्य का काम कर सकते हैं अपने पद पर रहते हुए, लेकिन जब उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को ये जानकारी देने के लिए खत लिखा कि वो ट्रांसपेरेंसी के लिए काम करना चाहते, तो उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने कहा कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। और इसी कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया था, आरटीआई से जानकारी सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस अधिकारी उनके करीब करीब 1/3 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उत्तर प्रदेश के मसले पर बात करने के लिए। मैं एक बार फिर से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ आता हूँ। अंजलि जी, जो सविता बता रही हैं, जाहिर तौर से इसमें कानून व्यवस्था का एक मसला है, जो पुलिस की बात है वो ज़रूर है, लेकिन अगर ये एक्ट, अगर ये कानून जो है ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, तो क्या आपको लगता है सविता जैसे लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने में उनको सहूलियत होती? देखिए, पॉलिटिकल विल तो सबसे ज़रूरी है ही, जो राजनीतिक मंशा है वो सही होनी चाहिए, उसके बगैर आप कोई भी कानून जो है उसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो सकता। लेकिन जो हम जिस कानून की बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक बिंदु है वो ये है कि ये कानून विसल ब्लोअर, हर नागरिक को विसल ब्लोअर मानता है पोटेंशियली। ये नहीं कहता कि यदि आप सरकार में हैं तभी आप एक विसल ब्लोअर बन सकते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन रही है विसल ब्लोअर की। ये कानून कहता है कि कोई भी नागरिक इस देश में जिसके पास भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी सूचना है, यदि वो आगे आके उसके बारे में शिकायत करते हैं, उसको उजागर करते हैं, तो उनको सुरक्षा मिलेगी। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केवल फाइनेंशियल भ्रष्टाचार नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो होती है वो भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, जिसके कारण भी बहुत एक अलग तरीके का शोषण और भ्रष्टाचार चलता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तीसरी बात जो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसमें आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि यदि कोई भी चाहे, अभी हम चाहे चंद्रमोहन जी की बात करें, चाहे किसी और की भी, सत्येंद्र दुबे जहां से ये बात शुरू हुई थी उनकी बात करें, किसी की भी बात करें,
कई बार विसल ब्लोअर ये चाहते हैं कि जब हम जाके शिकायत करें तो हमारा नाम उजागर नहीं ना होना हो, चाहिए। क्योंकि हमें उससे फिर खतरा हो सकता है। तो इसमें पूरा प्रावधान है जिससे कि जो भी शिकायत कर रहे हैं उनका नाम उजागर नहीं होगा। चौथी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कई लोग अपना नाम नहीं छुपा सकते, उनको लेकिन धमकियां मिलती हैं। इस कानून में प्रोटेक्शन का प्रावधान है। यदि कोई भी जाके प्रोटेक्शन मांगते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उनको प्रोटेक्शन मिलने का प्रावधान है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलने का प्रावधान है। सविता जी, आपने कहा कि आप थोड़ा सा नाउम्मीद हुई हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपको यही कह सकता हूं कि आप नाउम्मीद ना हुई, लेकिन आपको लगता है कि अभी लड़ने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है और आप करेंगी। उस केस में मैं नाउम्मीद हुई हूँ, बाकी सब चीज़ों में नहीं। आरटीआई जैसे वो लगाते थे मैं भी लगाऊंगी, और बहुत सारे मुझे पता है कि कहाँ जिस क्षेत्र में मैं रह रही हूँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही उस क्षेत्र में है जी। इसी कारण से ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं आगे आरटीआई डालूंगी और लड़ूंगी। अंजलि जी, आपके फाइनल कमेंट। आपको लगता है कि आप थोड़ा सा शुरू में ये भी आशंकित थी कि सरकार इसको पारित करती है नहीं करती, सरकार ने ये भी कहा कि इसको जो सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा को, वो इससे बाहर भी करना चाहती है, इस तरह की भी खबरें थी। देखिए, अगर हम चंद्रमोहन जी और भी ऐसे तमाम जो केसेस हैं जहां पर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद यही मार्टियर्स हैं हमारे देश के, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, आगे आके ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, अनियमितताएं खत्म हो सरकार में। ऐसे लोगों को सुरक्षा की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो लोकतंत्र में सरकार की पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सुरक्षा दी जाए। ऐसी सरकार जो कि कहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सारे कदम लेने के लिए तत्पर है, उससे मुझे लगता है कि बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कानून के रूल्स को, नियमों को तुरंत लागू करना होगा। उसके अंदर अभी यदि कुछ संशोधन हो कानून में, वो बाद में उसके बारे में चर्चा हो सकती है, पर जो अभी कानून आ गया है वो अपने में बहुत अच्छा है। और अगर अच्छे नियम बनते हैं तो चंद्रमोहन जी जैसे और तमाम लोग जो कि भ्रष्टाचार के विरोध खड़े हैं, उनकी सुरक्षा हो सकती है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये करें। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आप यहाँ पर आई। और सविता जी, पूरा देश आपके संघर्ष की तारीफ करेगा, आपकी पीठ थपथपाएगा। हम आपसे ही कहेंगे कि संघर्ष को जारी रखिए। ये तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून को लेकर हमने बात की। इस बीच आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा देश भर में, वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। बापू नोटों पर कब आए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नहीं पता। जी हां, महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर कब, कैसे और किसके निर्देश के बाद आई, इस बाबत जानकारी न तो सरकार के पास है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। करीब 80 के दशक में भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो नहीं होती थी, लेकिन 90 के दशक में महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर छपने लगी। इस पूरे मामले का खुलासा आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून के खुलासे से हुआ है। खबर दिल्ली से। पिछले दिनों कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जो राजनीतिक दल हैं वो आरटीआई के दायरे में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे जो राजनीतिक दलों का जो आंतरिक कार्य है वो प्रभावित होगा। इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों में आपसी प्रतिद्वंदता बढ़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ आरटीआई का दुरुपयोग किया जाएगा। वैसे सूचना के अधिकार कानून को लागू हुए 8 साल हो गए हैं। 8 सालों में एक आम इंसान आरटीआई का प्रयोग करके जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। सूचना के अधिकार कानून से ये मामला सामने आया है कि 1996 से लेकर के 2010 के बीच इन 14 सालों में लगभग 20 सैनिक हमारे लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने एक सूचना के अधिकार कानून के जरिए एक ये जवाब दिया है कि हमारे 20 सैनिक लापता हैं। 18 सैनिक जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया से गायब हैं और 2 सैनिक गुजरात के सीमा क्षेत्र से गायब हैं। हालांकि लापता होने के क्या कारण हैं, अभी क्या स्टेटस है, इसके बारे में विदेश मंत्रालय कोई जानकारी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं का जो कि उनकी मांग है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो विसल ब्लोअर एक्ट जो लागू हुआ है उसको जल्द से जल्द, जो पारित हुआ है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और अमल में लाया जाए। और इस बात को लेकर वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर आरटीआई के तहत जब वो खुलासा करते हैं तो आखिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। तो गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों
कई आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले होने और उनकी हत्याएं होने के जो वारदात है उसमें काफ़ी तौर पर इजाफा हुआ है। मुंबई के रहने वाले एक आरटीआई आवेदक ने मुंबई महानगर पालिका और मुंबई का जो मानवाधिकार आयोग है उसमें आरटीआई डालकर यह जानना चाहा क्या इतने बड़े पैमाने पर जो उत्सव मनाया जाता है क्या इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जो दही हांडी उत्सव मनाया जाता है इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं शामिल होंगे, क्योंकि पिछले सप्ताह ही 6 बच्चे जो दही हांडी उत्सव का जो अभ्यास कर रहे थे वो चोटिल हो गए थे। 10 लाख या 10 लाख से ऊपर जो भी वार्षिक अनुदान पाते हैं उनको आरटीआई के तहत लाया जाएगा, जबकि बीसीसीआई कहती है कि उन्हें कोई अनुदान नहीं मिलती। फिर भी सरकार ने एक राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक तैयार की है जिसके तहत बीसीसीआई को लाया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों के जो निजी और व्यक्तिगत जो मामले हैं वो गोपनीय रखा जाएगा, उसके बारे में आरटीआई के तहत नहीं बताया जाएगा। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ जानने का हक में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, हमारा ईमेल आईडी jannekahak@gmail.com, और आप हमारे ट्विटर हैंडल जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है उससे भी जुड़ सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।